नमस्कार, मैं संजय जोशी, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल में पिछले 34 वर्षों से सेवाएं दे रहा हूं। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूं और पिछले 34 वर्षों से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन, एचटी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग ऑफ डीटीआर, इसमें मैंने काम किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है सीखने का वो है हैंडलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेल्यूर। बेसिकली जो ये टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितने भी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ हैं, इन यूटिलिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। बिना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के किसी भी परिसर को, घर को, खेत को, इंडस्ट्री को बिजली सप्लाई नहीं दी जा सकती है। हमारा बिजली का जो ट्रांसमिशन है ये सब ट्रांसमिशन जो है वो 11 केवी लाइनों से होता है और 11 केवी लाइनों से के बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित करते हैं जगह जगह, कहीं किसी कॉलोनी में, किसी परिसर में, किसी इंडस्ट्री के बाहर, किसी खेत में। इस तरह से हम ट्रांसफार्मर्स लगा करके हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में स्टेप डाउन करके हैं और स्टेप डाउन करने के बाद में जो वोल्टेज हमें 433 वोल्ट्स मिलता है कंज्यूमर एंड पर, तो उस वोल्टेज का हम उपयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को एवं उसके पूरी प्रणाली को समझने के लिए हमने इसको 5 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है इंट्रोडक्शन टू डीटीआर, दूसरा है टाइप ऑफ फेल्यूर ऑफ ए डीटीआर, तीसरा हिस्सा है रिपेयर ऑफ डीटीआर, चौथा हिस्सा है प्रोटेक्शन ऑफ डीटीआर और पांचवा हिस्सा है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटो कट डीटीआर। जब कोई भी ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है किसी भी कारण से, जो कारण मैंने अभी आपको पिछले चैप्टर में समझाए थे, तो उसका रिपेयरिंग 2 तरीके से हो सकता है। पहला, यदि माइनर रिपेयरिंग है और उसमें बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं है तो वो साइट पर रिपेयर हो सकता है, यानी जहाँ वो स्थापित है वहीं उसको रिपेयर किया जा सकता है। यदि किसी ट्रांसफार्मर में डैमेज ज़्यादा है तो उसे साइट पर रिपेयर नहीं किया जा सकता है, उसे वर्कशॉप में लाकर ही रिपेयर किया जा सकता है। अब साइट पर हम क्या क्या रिपेयर कर सकते हैं? साइट पर हम ट्रांसफार्मर का कोई पार्ट, जैसे मान लो उसको चीनी की उसकी बुशिंग टूट गई है तो वो हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसका स्टड खराब हो गया है तो हम स्टड रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ बदल सकते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में उसकी गैसकेट चेंज करना है ऊपर की, तो गैसकेट्स हम साइट पर चेंज कर सकते हैं। फिर भी साइट पर चेंज करने के लिए भी हमें कुछ छोटे मोटे टूल्स की आवश्यकता होगी। छोटे मोटे टूल्स ले जाकर हम ट्रांसफार्मर को रिपेयर कर सकते हैं। यदि किसी ट्रांसफार्मर में माइनर लीकेज है ऑयल का, तो उसे भी हम साइट पर ही लीकेज ठीक करके और उसका ऑयल की टॉपिंग करके उसको रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन यदि ट्रांसफार्मर में कोई मेजर डैमेज है तो उसे वर्कशॉप में लाना पड़ता है। वर्कशॉप में लाने के बाद उसका रिवाइंडिंग किया जाता है। HV साइड का या LV साइड का कॉइल को रिवाइंडिंग करना पड़ता है। रिवाइंडिंग करते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रांसफार्मर का रिवाइंडिंग इस तरह से किया जाए कि उसकी जो पुरानी कॉइल्स हैं उसका मेजरमेंट किया जाए। उसका मेजरमेंट करने के बाद ही हम उसको वैसी की वैसी सेम कॉइल बना करके उसमें रिप्लेस करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर को कई बार हमें इंसुलेशन बदलना पड़ता है, तो हम ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन बदल कर भी ट्रांसफार्मर रिपेयर किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का हमें कई बार ऑयल बहुत पुराना हो जाता है और यदि ट्रांसफार्मर सही है, केवल उसका ऑयल ख़राब हो गया है या उसमें मॉइस्चर चला गया है, तो ट्रांसफार्मर का ऑयल को बदला जा सकता है या फिर उसी ऑयल को फिल्टर किया जा सकता है। इसके बाद में यदि ट्रांसफार्मर का ऑयल बहुत पुराना हो गया है तो हमें ट्रांसफार्मर का रीफिलिंग
ऑयल का रिफिलिंग करना ज़रूरी है। ट्रांसफार्मर को हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को ग्रेड 2 ऑयल से रिफिल करते हैं। याद रखिए, ट्रांसफार्मर को हम ग्रेड 2 ऑयल से रिफिल करते हैं और इस तरह से हम ये ट्रांसफार्मर को एक साइट पर और एक वर्कशॉप पे इस तरह से करते हैं। सबसे पहले रिपेयर की प्रोसीजर कैसे शुरू होती है? जिस तरह से आप आपकी कार या मोटरसाइकिल का रिपेयर करने के लिए किसी वर्कशॉप में लेकर जाते हैं, तो उस वर्कशॉप में सबसे पहले वहाँ उसका जॉब कार्ड बनाया जाता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपना ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए जब हम वर्कशॉप में लाते हैं तो सबसे पहले उसका जॉब कार्ड बनाना होता है। तो जॉब कार्ड उसका कैसे बनता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये उसका जॉब कार्ड है। ये बारीक अक्षरों में इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। जॉब कार्ड में क्या होता है, सबसे पहले उसका फिजिकल इंस्पेक्शन होता है। फिजिकल इंस्पेक्शन में ये देखा जाता है कि फिजिकली वो कहीं डैमेज तो नहीं है। जैसा कि मैंने आपके पिछले चैप्टर में समझाया था कि ट्रांसफार्मर दो तरह से डैमेज होता है, एक फिजिकल डैमेज और एक इलेक्ट्रिकल फेलुअर। तो यदि फिजिकल डैमेज है तो हमें फिजिकल इंस्पेक्शन से वो समझ में आ जाता है कि ट्रांसफार्मर में फिजिकल क्या क्या डैमेज है, और फिजिकल डैमेज में उसका बॉडी, रेडिएटर, उसका ब्रीदर इत्यादि हमें समझ में आ जाता है। और यदि ट्रांसफार्मर फिजिकली डैमेज नहीं है तो हम उसके जॉब कार्ड में लिख देते हैं कि फिजिकली ओके, और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर को खोलते हैं। ट्रांसफार्मर को खोलने के बाद में डिसमेंटल करते हैं। ट्रांसफार्मर को खोलने के बाद में फिर हम उसका इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन भी करते हैं। अब यदि हमें पता चल गया कि ट्रांसफार्मर कितना डैमेज है तो हम जॉब कार्ड बना लेते हैं। जॉब कार्ड बनाने के बाद में हम हमारे रिपेयरर्स को अलग अलग सेक्शन में वो काम दे देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ रिपेयरिंग में कितने सेक्शन होते हैं, सबसे पहले ओपनिंग सेक्शन, डिसमेंटलिंग सेक्शन, एचवी वाइंडिंग सेक्शन, एलवी वाइंडिंग सेक्शन, और इस तरह से हम अलग अलग सेक्शन में काम करते हैं। तो अलग अलग सेक्शन अलग अलग काम करता है। एक सेक्शन ट्रांसफार्मर की बॉडी को रिपेयर करता है, उसको पेंटिंग करता है, उसकी सफाई करता है, और उसके बाद में इस तरह से पूरा ट्रांसफार्मर की जब कॉइलें बन जाती हैं उसको रीअसेंबल करते हैं। रीअसेंबल करने के बाद असेंबली की हम प्राइमरी टेस्टिंग करते हैं। प्राइमरी टेस्टिंग करने के बाद में जब ट्रांसफार्मर ओके हो जाता है तो उसके बाद में फिर हम ट्रांसफार्मर की असेंबली में हम कनेक्शंस करते हैं। एचवी साइड में हम डेल्टा कनेक्शन, एलवी साइड में हम स्टार कनेक्शन करते हैं, और कनेक्शन करने के बाद हम ट्रांसफार्मर को फिर टेस्टिंग करते हैं। जब टेस्टिंग करते हैं हमें लगता है कि ट्रांसफार्मर प्राइमरी टेस्टिंग में ओके है तो उसके बाद हम उसमें ऑयल भर देते हैं। ऑयल भरने के बाद में फाइनल पैकिंग कर देते हैं। फाइनल पैकिंग के बाद फिर फाइनल टेस्टिंग करते हैं। फाइनल टेस्टिंग में हम क्या क्या टेस्टिंग करते हैं, सबसे पहले मेगर लेते हैं। मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस 2000 मेगा से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, R to Y, Y to B और B to R। ये कंटिन्यूटी ओके होना चाहिए। इसी तरह से हम LT साइड में, ये तो मैंने आपको बताया HV साइड में, और हम LT साइड में न्यूट्रल टू R, न्यूट्रल टू Y, न्यूट्रल टू B, उसके बाद RY, YB और BR, ये कंटिन्यूटी भी टेस्ट करते हैं। इसके बाद में हम इसका इम्पीडेंस चेक करते हैं। इसका इम्पीडेंस एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए 4.95% के आसपास होना चाहिए, तो ये इस लिमिट में होना चाहिए। इसके बाद में हम इसका टेस्टिंग बेंच से इसके लॉसेस के लिए टेस्ट करते हैं। दो तरह के लॉसेस, तो नो लोड लॉसेस और एक फुल लोड लॉसेस। इसकी भी लिमिट्स जो हैं IS में दी हुई हैं, वो IS के अनुसार हमें इसकी टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करके उसमें उस लिमिट्स में ये हमें लॉसेस होना चाहिए। उसके बाद में ये सब होने के बाद यदि ये सारे टेस्ट ओके होते हैं तो फिर हम ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज टेस्ट करते हैं। हाई वोल्टेज टेस्ट हम इसका करते हैं 1 मिनट के लिए। हाई वोल्टेज टेस्ट करने के बाद में यदि ओके होता है फिर हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर को सीलिंग कर देते हैं, और सीलिंग करके इसकी नेम प्लेट फिक्सिंग कर देते हैं। इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग का काम
पूरा होता है। और ये हमारा रिपेयरिंग का आपको सब टॉपिक पूरी तरह से मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको इसको समराइज कर देता हूँ कि ट्रांसफार्मर को माइनर रिपेयर साइट पर कर सकते हैं, मेजर रिपेयर वर्कशॉप में कर सकते हैं। माइनर रिपेयर में बॉडी टैंक में माइनर लीकेज है या गैस्केट चेंज करना है या माइनर ऑयल टॉपिंग करना है। मेजर रिपेयर में इसकी HVLV कॉइल्स दोबारा से बनाना है, इसमें पूरा ऑयल नया फ्रेश डालना है और इसकी बॉडी में कोई मेजर रिपेयर करना है या फिर उसके कंजर्वेटर टैंक में कोई मेजर रिपेयर है तो वो करना है। इस तरह से मेजर माइनर रिपेयर दो तरह से होता है। और एक आपको इम्पॉर्टेंट बात मैंने समझाई थी कि यदि किसी ट्रांसफार्मर में उसकी कोर डैमेज हो गई है तो उसको अनइकोनॉमिकल फॉर रिपेयर डिक्लेयर किया जाता है और ऐसे ट्रांसफार्मर को रिपेयर नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन सिस्टम। अब अभी तक मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका रिपेयरिंग कैसे होता है, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स क्या होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर फेल ना हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए वो मैं आपको सावधानियां बता रहा हूँ। यदि हमको ट्रांसफार्मर साइट पर लगाना है तो साइट पर हमें सबसे पहले उसका जो स्ट्रक्चर है वो लेवल्ड होना चाहिए और प्रॉपर हाइट पे होना चाहिए। और उसके बाद में उसमें HV साइड में प्रॉपर साइज का DO फ्यूज लगाया जाना चाहिए। यदि हमारा ट्रांसफार्मर 11.4 kV का है तो उसके 11 kV साइड में हमको 9 kV का हमें लाइटनिंग अरेस्टर लगाना चाहिए। यदि हमारा 11.4 का ट्रांसफार्मर है तो उसमें हमें 9 kV का लाइटनिंग अरेस्टर लगाना चाहिए। और यदि हमारा 33 kV बाय 0.4 kV का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो उसमें हमें 29 kV का लाइटनिंग अरेस्टर लगाना चाहिए। यदि हमारा HV साइड में, इसके अलावा हमें LV साइड में हमें क्या क्या लगाना चाहिए, LV साइड में हमें HRC, MCB, KitKat, रोबस्ट फ्यूज यूनिट और ऑटो कट डिवाइस, इन 5 तरह के डिवाइसेस हम LV साइड में प्रोटेक्शन के लिए लगा सकते हैं। इसके बाद में ट्रांसफार्मर की हमें सही अर्थिंग करना चाहिए। अर्थिंग किस तरह से करना चाहिए, ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर और बॉडी ये एक साथ हमें अर्थिंग करना चाहिए। इसके बाद में न्यूट्रल अर्थिंग सेपरेट करना चाहिए, न्यूट्रल की भी कम से कम 2 अर्थिंग करना चाहिए। और इसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर की हमें अलग से अर्थिंग करना चाहिए। इसके बाद आउटपुट केबल टेस्टिंग, जो जिस केबल से हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं उस केबल की भी हमें पूरी तरह से टेस्टिंग कर लेना चाहिए कि वो केबल कहीं फेल तो नहीं है, आपस में शॉर्ट सर्किटेड तो नहीं है। नहीं तो अनेक बार यह देखा गया है कि केबल की टेस्टिंग किए बिना यदि हम कोई फेल केबल लगा देते हैं तो उसकी वजह से ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है। ट्रांसफार्मर लगाने के बाद हमें सावधानी रखना चाहिए कि सारे कनेक्शंस टाइट हों। ट्रांसफार्मर चालू करने के पहले हमें सावधानी रखना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की पूर्ण LT लाइन का व्यवस्थित तरीके से मेंटेनेंस किया गया हो, अर्थात उसके तार टाइट हों, उसमें कहीं पेड़ इत्यादि पेड़ की टहनियाँ ना हो और उसमें प्रॉपरली सेपरेटर लगाए गए हों। ट्रांसफार्मर किसी भी क्षमता का लगाने के पहले उस एरिया के उपभोक्ताओं का हमारे पास लोड असेसमेंट होना आवश्यक है। नहीं तो ट्रांसफार्मर हम किस कैपेसिटी का लगा रहे हैं ये हम तय नहीं कर पाएंगे। किसी भी ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए HV साइड अलग प्रोटेक्शन, LV साइड अलग प्रोटेक्शन, 2 तरह के प्रोटेक्शन होते हैं। HV साइड में क्या क्या होता है, HV साइड में लाइटनिंग अरेस्टर और DO फ्यूज यूनिट। LV साइड में क्या क्या प्रोटेक्शन होते हैं, HRC, MCB, KitKat, रोबस्ट फ्यूज यूनिट और ऑटो कट डिवाइस। इसके बाद में ट्रांसफार्मर की अर्थिंग सही होना चाहिए, आउटपुट केबल टेस्ट करना चाहिए, टाइट कनेक्शन होना चाहिए, LT साइड का मेंटेनेंस पूरा होना चाहिए
और लोड असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें मैं आपको एक्चुअल फोटोग्राफ दिखाता हूं कि ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग जहां होता है वहां किस तरह से होता है। ये आपको जो लेफ्ट साइड का एक फोटो दिख रहा है, इसमें एक व्यक्ति असेंबली सेक्शन में ट्रांसफार्मर की असेंबली के कनेक्शंस कर रहा है एचवी साइड के। दूसरा फोटोग्राफ जो बीच में दिख रहा है, इसमें एक कर्मचारी आपको दिख रहा है, ये उसकी ट्रांसफार्मर की कोर जमा रहा है जो सिलिकॉन स्टील की होती है। तीसरे साइड में आपको, तीसरा जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये ट्रांसफार्मर की एलवी साइड में वो उसके एलवी साइड के स्टार कनेक्शंस कर रहा है। ये एक वर्कशॉप में आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वर्कशॉप में ये एक स्मॉल ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट का वर्कशॉप है भोपाल में। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का काम किया जाता है। यहाँ पर पूरा काम असेंबली लाइन में किया जाता है और आप में से कोई भी इस वर्कशॉप को सीखने के उद्देश्य से आकर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि कोई भी ट्रांसफार्मर फेलुअर होने का 92% रीजन उसका ओवरलोडिंग होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक अच्छी बात कि इस 92% ओवरलोडिंग को रोकने के लिए मैंने एक ऑटो कट डिवाइस डेवलप किया है। यह ऑटो कट डिवाइस किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर आउटसाइड से लगाया जा सकता है। इसका मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये फोटोग्राफ है, आप देखिए टॉप में लेफ्ट साइड में जो फोटोग्राफ दिख रहा है, इसमें इस डिवाइस का हाउसिंग बॉक्स दिख रहा है आपको, और हाउसिंग बॉक्स के अंदर सर्किट दिख रहा है, और उसके टॉप में आपको राइट साइड में इसका सर्किट दिख रहा है। इस फोटो में आपको ट्रांसफार्मर के बाद में डिवाइस और डिवाइस के बाद में आउटपुट दिख रहा है। इसका पूरा सर्किट डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले डिवाइस का जो आउटपुट होता है एलटी की बुशिंग, और एलटी की बुशिंग में इस डिवाइस को फिक्स किया जाता है। और इसको डिवाइस को फिक्स करने से क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और ये कैसे काम करता है। किसी भी ऑटो कट डिवाइस, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यदि हम इसको लगा देते हैं और यदि उस ट्रांसफार्मर पे ओवरलोडिंग होता है, तो ये डिवाइस उसका ओवरलोडिंग को सेंस करता है, और सेंस करने के बाद एक निश्चित समय ओवरलोडिंग अलाउ करने के बाद उसको कट ऑफ कर देता है। कट ऑफ करने के बाद में ये सप्लाई बंद कर देता है और इस तरह से ट्रांसफार्मर को ओवरलोडिंग से जलने से बचाता है। और यदि कुछ समय के बाद में ये जब इसका सर्किट नॉर्मल हो जाता है, तब ये पुनः अपने आप स्वचालित रूप से फिर से सप्लाई को चालू कर देता है और फिर सेंस करता है दोबारा से कि इस पर लोडिंग नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। यदि सप्लाई लोडिंग नॉर्मल है तो ये उसको चलने देता है, कंटिन्यू करता है, और यदि ओवरलोडिंग हो रही है ट्रांसफार्मर पे तो ये दोबारा उसको ट्रिप कर देता है और बंद कर सकता है। इस ट्रांसफार्मर को स्मॉल ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट भोपाल में डेवलप किया गया है। इसका हमने पेटेंट भी फाइल किया है और इसका हमने व्यावसायिक उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है। इस तरह के ट्रांसफार्मर हम अभी तक फील्ड में अनेक ट्रांसफार्मर लगा चुके हैं जो कि सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। आपको इस फोटोग्राफ में राइट साइड में नीचे की तरफ एक फोटो साइड पर लगा हुआ ऑटो कट ट्रांसफार्मर दिख रहा है। ये ट्रांसफार्मर भोपाल में ही छोला एरिया में लगाया गया है। आपको इसमें दो अन्य ट्रांसफार्मर भी दिख रहे हैं जो ऑरेंज कलर के हैं। यहाँ ये भी ऑटो कट ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर हम लोगों ने सक्सेसफुली न सिर्फ डिज़ाइन किया है, मैन्युफैक्चर भी किया है और इसको
फील्ड में लगा भी दिया है। इस ट्रांसफार्मर से की जो कॉस्टिंग आती है ये डिवाइस की, इसको लगाने की, इस डिवाइस की कॉस्ट हम मात्र 15 दिनों में रिकवर कर सकते हैं, इसलिए इसको लगाना उचित होगा और इससे ट्रांसफार्मर फेल्यूर बचा सकते हैं। ये आपको एक और ऑटोकट ट्रांसफार्मर का फोटोग्राफ दिखा रहा हूं मैं। और ऑटोकट ट्रांसफार्मर आप चाहें तो हमारे STR यूनिट्स में आकर देख भी सकते हैं। कोई भी चीज दो तरह से डैमेज हो सकती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम दो तरह से डैमेज हो सकता है। पहला कि वो फिजिकली डैमेज हो जाए और दूसरा वो इलेक्ट्रिकली डैमेज हो जाए। अब हम ट्रांसफार्मर को ले लें तो जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले चैप्टर में ट्रांसफार्मर के पूरे पार्ट्स में बताया, तो यदि ट्रांसफार्मर का फिजिकल डैमेज किसी भी कारण से हो जाता है तो ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर देगा या इम्प्रॉपर काम करेगा। अब हम लें सबसे पहले बॉडी टैंक डैमेज। मान लीजिए कि कोई ट्रांसफार्मर किसी स्थान पर स्थापित है, स्थापित होने के बाद में मान लो उस स्थान पर अचानक कोई रोड एक्सीडेंट होता है, रोड किनारे वो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और उस एक्सीडेंट की वजह से इस ट्रांसफार्मर को यदि चोट पहुंचती है तो ट्रांसफार्मर की बॉडी टैंक डैमेज हो सकता है। इसी तरह से उसका रेडिएटर जो मैंने आपको दिखाया था वो रेडिएटर डैमेज हो सकता है। यदि ट्रांसफार्मर का रेडिएटर डैमेज होता है तो ये बहुत इसका नाजुक पुर्जा होता है, यहाँ से तुरंत ऑयल का रिसाव लीकेज शुरू हो जाता है। तीसरा इसका ब्रीदर डैमेज हो सकता है। चौथा इसका कंजर्वेटर टैंक डैमेज हो सकता है और स्टड डैमेज हो सकते हैं। बुशिंग चीनी की होती है वो डैमेज हो सकती है। ये सभी पांचों पार्ट्स फिजिकली यदि डैमेज होते हैं तो इनमें से ऑयल का लीकेज शुरू हो जाएगा और जब ऑयल का लीकेज शुरू हो जाएगा, ऑयल धीरे धीरे बहने लगेगा, तो कुछ समय बाद जब ये ट्रांसफार्मर ऑयल कम हो जाएगा या खाली हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ट्रांसफार्मर का फिजिकल डैमेज इस तरह का होता है। दूसरा होता है ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल फेल्यूर। अब ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल फेल्यूर ये निम्नलिखित कारणों से होता है। देखो, जैसे सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर की असेंबली आपको दिखाई थी। यदि ट्रांसफार्मर की असेंबली में से उसका HV साइड या LV साइड का कोई जंपर किसी भी वजह से ओपन हो जाता है, लूज होकर के, हीट अप होकर के हो सकता है, या फिर किसी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पर कभी कभी हमारे पास अचानक कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है, उसके झटके से भी इसका जंपर जल सकता है, टूट सकता है या लूज हो सकता है, स्पार्किंग हो सकती है और इस वजह से इसका कनेक्शन लूज हो सकता है और इस तरह से काम करना बंद कर देगा। कभी कभी लंबे समय तक ट्रांसफार्मर का जो उपयोग करते हैं हम, तो लंबे समय तक ट्रांसफार्मर के उपयोग की वजह से ट्रांसफार्मर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं अंदर के, उन पर कार्बन की परत चढ़ने लगती है। क्योंकि हम ये जो कार्बोनाइजेशन ऑफ स्टार और डेल्टा साइड कनेक्शंस, पहले मैं आपको ये समझा दूं स्टार और डेल्टा कनेक्शंस क्या होते हैं। ट्रांसफार्मर के HV साइड में हम जो कनेक्शंस करते हैं उसको डेल्टा कनेक्शंस कहते हैं और ट्रांसफार्मर के LV साइड में जो हम कनेक्शंस करते हैं उसको स्टार कनेक्शंस बोलते हैं। HV साइड में हमें इनपुट 11 kV साइड में देना होता है जो कि डेल्टा पर 3 पॉइंट्स पर दिया जाता है और LV साइड में हमें न्यूट्रल की भी आवश्यकता होती है, स्टार कनेक्शन किया जाता है और
इस तरह से हम आउटपुट आर वाई बी और न्यूट्रल ये लेते हैं। इसके बाद में हम देखें कि ट्रांसफार्मर फेल्यूर का एक कारण और है कि एंट्री ऑफ मॉइस्चर या वाटर। अब ट्रांसफार्मर में सब तरह से पैक होता है, फिर ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर की एंट्री या पानी की एंट्री कैसे होती है? ट्रांसफार्मर के जो एचवी बुशिंग और एलवी बुशिंग्स होती हैं, ये जब फिट की जाती है, कसी जाती हैं, तो वो कसने के दौरान उसमें गैस्केट्स का इस्तेमाल करते हैं हम। कई बार हम नियोप्रीन रबर गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं, कभी हम कॉर्क गैस्केट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नियोप्रीन और कॉर्क दोनों तरह की जो गैस्केट्स होती हैं, ये एक समय के साथ में डिटोरिएट होती हैं, टेम्परेचर पर ये डिटोरिएट होती हैं, वेदर कंडीशंस की वजह से डिटोरिएट होती हैं, और इसकी वजह से यहाँ से ऑयल का लीकेज शुरू हो जाता है, और यहीं से पानी का लीकेज, जब बारिश होती है तो पानी का लीकेज अंदर की तरफ शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मॉइस्चर अंदर चला जाता है। कभी कभी हमारा ब्रीदर काम नहीं करता है, तो ब्रीदर काम नहीं करने से भी जो है मॉइस्चर अंदर चला जाता है। ब्रीदर यदि है ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ब्रीदर निकाल लिए जाते हैं, तो उस केस में भी ब्रीदर ना होने पर भी मॉइस्चर ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाता है, और जिससे ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और उसकी वजह से ट्रांसफार्मर फेल हो सकता है। अब ट्रांसफार्मर फेल होने के बारिश के दिनों में मूलतः कारण होता है कि ट्रांसफार्मर जो है पानी जाने से तो होता ही है, साथ साथ में बिजली गिरने से भी ट्रांसफार्मर फेल हो सकता है। ट्रांसफार्मर पर बिजली को गिरने से बचाने के लिए हर ट्रांसफार्मर का जो स्थापना होती है, उस स्थापना के ऊपर की तरफ उसी स्ट्रक्चर पर लाइटनिंग अरेस्टर स्थापित किए जाते हैं। हर ट्रांसफार्मर पर तीनों फेस पर एक एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर को ट्रांसफार्मर के RYB फेस से जोड़ा जाता है, और उसका दूसरा सिरा अर्थ किया जाता है, और अलग से इसकी अर्थिंग वहाँ ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर के पास में की जाती है, जिससे कि बारिश के दिनों में जब बिजली गिरती है तो बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर को बचाया जा सके। ये लाइटनिंग अरेस्टर जब बिजली गिरती है तो लाइटनिंग को या बिजली को अरेस्ट कर लेता है, और अरेस्ट करके सीधे अर्थ में भेज देता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर डैमेज होने से बच जाता है। इस प्रकार फिर इसके बाद आता है हम ट्रांसफार्मर फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण है ओवरलोडिंग। हमारे देश में लगभग 92% ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग पर फेल होते हैं। बाकी 8% ट्रांसफार्मर अनेक कारणों से फेल होते हैं, लेकिन जो मूल कारण है वो है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कैसे होती है, किन किन कारणों से होती है, उसका विवरण मैं आपको अभी बताता हूँ। तब तक अन्य कारणों के बारे में समझ लें। जैसे अन्य कारण ट्रांसफार्मर फेल्यूर है, जैसे कि अर्थिंग का फेल हो जाना। हर ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हमें आवश्यक रूप से अर्थ करना आवश्यक होता है, उसकी बॉडी को अर्थ करना आवश्यक होता है, लाइटनिंग अरेस्टर को अलग से अर्थ करना आवश्यक होता है। इनके किसी के भी फेल होने की स्थिति में ट्रांसफार्मर फेल हो सकता है, डैमेज हो सकता है। जब ट्रांसफार्मर अनबैलेंस कंडीशन में चलाया जाता है, तब उसका जो एक्सेस करंट होता है वो न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है, और यदि हमारी अर्थिंग सही नहीं है, टूटी हुई है, जंग लगी हुई है, या अर्थिंग वैल्यू ठीक नहीं है, तो भी ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अर्थिंग वैल्यू 2 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 ओम के अंदर ही हमें इसको समय समय पर इसके जांच करना चाहिए मीटर से, अर्थ रेजिस्टेंस मीटर से, और अर्थ रेजिस्टेंस मीटर से इसकी जांच करके समय समय पे हमें अर्थिंग मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद में आता है कि ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए हम कई तरह के उसके प्रोटेक्शन सिस्टम लगाते हैं। प्रोटेक्शन सिस्टम कौन कौन से लगाते हैं हम ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर में हम HV साइड में प्रोटेक्शन सिस्टम लगाते हैं, और उसके बाद में LV साइड में लगाते हैं। तो ट्रांसफार्मर के HV साइड में हम क्या क्या प्रोटेक्शन लगाते हैं? सबसे पहले तो लाइटनिंग अरेस्टर, उसके बाद में
डीओ फ्यूज यानी कि ड्रॉप आउट फ्यूज, ये एचवी साइड में लगाते हैं। ये ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुसार फ्यूज लगाया जाता है। इसी प्रकार हम ट्रांसफार्मर के एलटी साइड में भी प्रोटेक्शन लगाते हैं, जैसे कि उसका फ्यूजेस, एलटी फ्यूजेस, इसके बाद किटकैट, और कई जगह पर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो है रोबस्ट फ्यूज यूनिट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। और शहरी क्षेत्रों में हम ट्रांसफार्मर्स पे एमसीबी, एमसीसीबी इसका भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम एलटी साइड में ओवरलोड पर इसका प्रोटेक्शन कर सकें। इसके बाद में हम प्राकृतिक रूप से भी देखते हैं कि ट्रांसफार्मर अनेक बार फेल हो जाते हैं, जैसे कि जिस जगह ट्रांसफार्मर स्थापित है वहाँ पर बाढ़ आ जाए, या फिर तेज आंधी तूफान आए, उसमें ट्रांसफार्मर की स्थापना यदि ठीक से नहीं हुई है तो वो गिरकर क्षतिग्रस्त हो सकता है, या फिर उस ट्रांसफार्मर पर कोई पेड़ आकर गिर सकता है, कोई और ऑब्जेक्ट दूर से उड़कर आकर गिर सकता है, उससे भी ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। भूकंप की स्थिति में भी ट्रांसफार्मर गिर सकता है, डैमेज हो सकता है, और ट्रांसफार्मर के आसपास केबल में आग लगने की वजह से, या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आग लगने की वजह से, या खेत में या आसपास की किसी बिल्डिंग में आग लगने से भी ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है और ट्रांसफार्मर फेल हो सकता है। तो ये कारण है ट्रांसफार्मर के फेलुअर के। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्रांसफार्मर का फेल होने का सबसे बड़ा कारण ओवरलोडिंग है, और इसलिए हमें ओवरलोडिंग पर विशेष विवेचना करना आवश्यक है। ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग किन कारणों से होती है? किसी भी ट्रांसफार्मर पर ओवरलोडिंग मूलतः दो कारणों से होती है, दो तरीकों से होती है। एक है लगातार ओवरलोडिंग और दूसरी है अचानक ओवरलोडिंग। जो लगातार ओवरलोडिंग इसलिए होती है कि बहुत लंबे समय तक यदि ट्रांसफार्मर पर ध्यान नहीं दिया जाए और लोगों ने लोड बढ़ा लिया हो, हमें जानकारी नहीं हो, और उस ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ गया हो और लंबे समय तक वो चलता रहे, तो इस केस में लंबे समय तक ट्रांसफार्मर का ओवरलोडिंग होने की वजह से ट्रांसफार्मर बहुत गर्म होता है और धीरे धीरे उसका इंसुलेशन खराब होता है, डिटोरिएट होता है, और ये इंसुलेशन डिटोरिएट होने की वजह से ट्रांसफार्मर में फॉल्ट उत्पन्न हो सकता है। सडन ओवरलोडिंग में यदि कोई ट्रांसफार्मर नॉर्मली ओवरलोडिंग पर नहीं है, लेकिन अचानक उस पर ओवरलोडिंग हो जाए, तब भी ट्रांसफार्मर फेल हो सकता है। अचानक ओवरलोडिंग के जो कारण होते हैं वो ये होते हैं कि पहला कारण है कि शॉर्ट सर्किट, और दूसरा कारण है अचानक किसी इंडस्ट्री द्वारा कोई हेवी लोड डाल दिया जाए। अब पहला कारण जो है शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट भी चार तरह से हो सकता है। पहला हो सकता है किसी पेड़ के एलटी लाइन पर गिर जाने की वजह से। अब एलटी लाइन का पेड़ किसी भी कारण से एलटी लाइन पर गिर सकता है, जैसे कि कोई लापरवाही से पेड़ काट रहा हो, या आंधी तूफान में कोई पेड़ एलटी लाइन पर या ट्रांसफार्मर पर गिर जाए, या फिर कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक किसी पेड़ की डाल को काट दे और वो एलटी लाइन पर गिर जाए। तो उस केस में, तीनों केस में ट्रांसफार्मर के अलग अलग फेसों के वायर आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होता है। दूसरा, यदि किसी ट्रांसफार्मर की एलटी लाइन के वायर आपस में किसी भी कारण से इंसुलेशन फेल्यूर की वजह से या तार टूट जाने की वजह से आपस में चिपक जाते हैं, तब भी शॉर्ट सर्किट होता है, और इस केस में भी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है और ट्रांसफार्मर फेल हो सकता है। तीसरा केस, एलटी लाइन का जो तार होते हैं कहीं खिंचे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में या झुग्गी बस्तियों में, और तार आपस में टकरा जाए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में तारों में हुकिंग बहुत होती है, तार लूज होते हैं और उसकी वजह से भी तार आपस में टकरा जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी, स्लम एरिया में, झुग्गी बस्तियों में
ट्रांसफार्मर के एलटी लाइन के ऊपर लोग हुकिंग करते हैं और हुकिंग से दो तार आपस में या तीन तार आपस में टकराने की वजह से तार आपस में जब टकराते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है और उससे ओवरलोडिंग होती है ट्रांसफार्मर पर, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने से। चौथा कारण हो सकता है कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट की जो केबल है वो केबल फेल हो जाए। केबल फेल होने के भी कारण हो सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की केबल का इंसुलेशन फेल हो जाना या फिर ट्रांसफार्मर की केबल में पानी का भर जाना। ये दो कारणों से ट्रांसफार्मर का केबल फेल हो सकता है। कई बार ओवरलोडिंग पर हीट होकर ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन फेल हो जाता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर का ओवरलोडिंग की वजह से फेलुअर हो सकता है। कोई ट्रांसफार्मर फेल होता है तो उसका आकलन किया जाता है। आकलन किया जाता है कि ट्रांसफार्मर में माइनर डैमेज है या मेजर डैमेज है, जो क्षति है वो कितनी हुई है। यदि हम कहें कि इसमें माइनर डैमेज है तो माइनर डैमेज क्या क्या होता है। माइनर डैमेज होता है पहला कि उसका टैंक या रेडिएटर में कोई लीकेज हो गया हो। दूसरा, एलवी या एचवी का ट्रांसफार्मर के अंदर का जंपर ओपन हो गया हो, तो इसको मामूली उपायों से खोलकर हम इसको जोड़ सकते हैं। लीकेज है, इस लीकेज को भी विभिन्न तरीकों से हम बंद कर सकते हैं। गांव में जब ट्रांसफार्मर का रेडिएटर या टैंक लीकेज होने लगता है और जब वहाँ बिजली कंपनी का लाइनमैन अचानक उपलब्ध नहीं होता है तो गांव के लोग वहाँ पर ट्रांसफार्मर को बंद करके अनेक बार एमसील का उपयोग कर लेते हैं। एमसील उस लीकेज को रोकने के लिए लगा देते हैं। या फिर हमने कई बार यह भी देखा है कि साबुन और चूने को आपस में मिलाकर उस पर लगा दिया जाता है, थोड़ी देर में वो हार्ड हो जाता है, उससे भी लीकेज बंद हो जाता है। यह टेम्परेरी आइडिया है, उसको परमानेंट ठीक करने के लिए उस पर वेल्डिंग ही करना आवश्यक होता है, तभी वो ठीक हो सकता है। अब जंपर ओपन हो जाता है ट्रांसफार्मर में तो भी उसको खोलकर आराम से उसका जंपर वापस कसा जा सकता है। तीसरा है स्टड डिटोरिएशन। किसी भी ट्रांसफार्मर में लंबे समय तक जब उसके स्टड से हम आउटपुट सप्लाई लेते हैं तो उसके स्टड जो है गल जाते हैं और गलने की वजह से जो ब्रास के स्टड होते हैं वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उसको हम स्टड बदल करके उसका माइनर रिपेयर करके वो ठीक कर सकते हैं। चौथा, एजिंग ऑफ वॉशर्स एंड गैस्केट्स। किसी भी ट्रांसफार्मर का उसकी एक एज होती है। एक एज के बाद में उसका टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर पर चूँकि ट्रांसफार्मर काम करता है, उसके वॉशर्स जो नियोप्रीन के होते हैं या कॉर्क वॉशर्स होते हैं या गैस्केट्स भी जो होती हैं नियोप्रीन या कॉर्क की हो सकती हैं, तो वो डैमेज होती हैं और डैमेज होने की वजह से उनको बदलना आवश्यक होता है। ये सभी चारों चीज़ें माइनर रिपेयर में आती हैं। मेजर रिपेयर में क्या आता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का शॉर्टेज हो जाए किसी मेजर लीकेज की वजह से या ट्रांसफार्मर का ऑयल चोरी हो जाए। दूसरा, ट्रांसफार्मर की एलवी या एचवी कॉइल या दोनों कॉइल जल जाए ओवरलोडिंग की वजह से या किसी अन्य कारण से। तीसरा, ओवर हीटिंग ऑफ कोर। यदि किसी ट्रांसफार्मर पर ओवर करंट आता है तो कई बार ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट की केस में ट्रांसफार्मर की कोर भी डैमेज हो जाती है। और यदि किसी ट्रांसफार्मर की कोर डैमेज हो जाती है तो नॉर्मली उस ट्रांसफार्मर को रिपेयर नहीं किया जाता है और उसको अनइकोनॉमिकल फॉर रिपेयर डिक्लेयर करके स्क्रैप कर दिया जाता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर को रिपेयर नहीं किया जाता है। ये मैंने आपको ट्रांसफार्मर अभी तक जो फेल होते हैं उनके कारण। ट्रांसफार्मर दो तरीके से डैमेज हो सकता है, फिजिकल डैमेज और इलेक्ट्रिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज में उसकी बॉडी इत्यादि को कोई फिजिकल डैमेज एक्सीडेंट इत्यादि से हो सकता है, गिरने से हो सकता है। इलेक्ट्रिकल फेलुअर में HVLV साइड में डिस्कनेक्शन या अर्थिंग फेलुअर या फिर बिजली गिरने से या पानी उसके अंदर चले जाने से या प्राकृतिक कारणों से जैसे कि आंधी, तूफान, भूकंप, आग इत्यादि से ट्रांसफार्मर
फेल हो सकता है, और ट्रांसफार्मर का मेन कारण है फेल होने का ओवरलोडिंग। और ट्रांसफार्मर में कई बार अंदर कार्बनाइजेशन होता है, उससे भी ट्रांसफार्मर फेल हो सकता है। इस तरह से मैंने आपको ट्रांसफार्मर का किस किस तरह से ट्रांसफार्मर फेल हो सकता है वो आपको समझाया, और उसका एक्सटेंट ऑफ डैमेज भी समझाया। आपको पांचों टॉपिक का मैं फिर से एक बार रिव्यू करा देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको समझाए। सबसे पहले मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में समझाया, उसके बाद में मैंने कितनी तरह के फेलुअर हो सकते हैं ट्रांसफार्मर के वो समझाया। फिर उसके बाद में ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग किस तरह से किया जाता है, और उसके बाद में ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए हमें साइट पर क्या क्या उपाय करने चाहिए वो समझाया। और उसके बाद में फिर जो ट्रांसफार्मर को फेलुअर से बचाने के लिए जो ऑटो कट ट्रांसफार्मर का जो डिवाइस बनाया गया है उस डिवाइस के बारे में मैंने आपको समझाया। इस तरह से मैंने अपने पूरे लेक्चर को समराइज़ किया आपके सामने, और आप कभी भी पुनः STR यूनिट में आके ट्रांसफार्मर के बारे में और कुछ समझ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।